देश के लिए जो आवश्यक गतिविधियां हैं, किसानों की, मजदूरों की और शिक्षा की, चिकित्सा की तो चल ही रही है ऑलरेडी, ट्रांसपोर्टेशन की, इस देश की गति और प्रगति को रफ्तार देने के लिए जिन एक्टिविटीज की आवश्यकता है, मुझे पूरा विश्वास है उनको पीएम मोदी जरूर खोलेंगे और ये देश धीरे धीरे अपने वापस स्वरूप में लौटेगा। अच्छा, अगर आपसे पीएम सुझाव मांग रहे होते इस वक्त कि और कितने दिन के लिए लॉकडाउन रहना चाहिए, स्वामी रामदेव को मौजूदा परिस्थिति देखते हुए क्या लग रहा है, कितने दिन लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? और स्वामी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मीनाक्षी, आप ये बताइए, आप तो इतना अब आजकल योग कर रही हैं स्वामी जी के साथ, तो आप भी अब योग के जरिए ये योग कीजिए कि ये बताइए कि अब कितने दिन इसमें और जोड़े जाएं, एडिशन वाला योग बताइए। कम से कम 2 हफ्ते और हमें योग करने की जरूरत है। कम से कम लॉकडाउन के अंदर हम अपनी एंग्जाइटी को शांत कर सके, क्योंकि एंग्जाइटी हम फिर भी घर बैठे शांत कर सकते हैं, लेकिन अगर हम घर से बाहर निकले और कोरोना ने हमें पकड़ लिया तो उससे बेटर तो यह है कि हम 2 हफ्ते लॉकडाउन को और थोड़ा सा झेल लें, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए है, हमारे परिवार के लिए है। देखिए, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, ऊपर जो आप स्क्रीन पर ये समय देख रहे हैं, टाइमर देख रहे हैं, 1 घंटे 58 मिनट बाद प्रधानमंत्री का आज संबोधन है सुबह 10 बजे, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। इंडिया टीवी पर आप वो लाइव देख पाएंगे। योगी जी, स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप सलाह दे रहे होते कि लॉकडाउन कितने दिन और बढ़ना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति को देखकर आपके हिसाब से लॉकडाउन और कितने दिन बढ़ाना चाहिए? मुझे लगता है जो 3 तरह के जोन में देश को बांटा गया है, तो जहां बिल्कुल भी कोरोना से कोई संक्रमित नहीं है, वहां तो लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज उसको खोल देना चाहिए और उस इलाके को सील कर देना चाहिए। जहां पर अभी थोड़ी कम संभावना है, वहां तो 15 दिन का मुझे लगता है पर्याप्त होगा, लेकिन जहां ज्यादा संक्रमण है वहां तो 1 महीने तक भी लॉकडाउन जा सकता है। क्योंकि देखिए, अभी हमने देखा मीनाक्षी, फ्रांस में जो हमसे पहले से इस लड़ाई को लड़ रहा है, वहां पर 11 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसका ऐलान कर दिया गया है। तो अभी तो हम 14 अप्रैल पर हैं और भारत में क्या परिस्थिति रहती है, जैसा स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि संभव है कि प्रधानमंत्री जब आज बोलें तो कुछ सेक्टर्स में छूट देने की बात करें ताकि इकोनॉमी भी गति पकड़ सके, और जिन इलाकों में शायद लॉकडाउन की जरूरत नहीं उनको छूट दी जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जान भी और जहान भी, तो इन दोनों मंत्रों पर आज शायद उनका ये संबोधन फोकस रहेगा। तो बाबा, क्यों ना जो वादा आपने कल सभी दर्शकों से किया था इंडिया टीवी के, उस वादे को निभाते हैं, क्योंकि वो 5 योगाभ्यास जो आज हमारे दर्शक आपके साथ साथ करेंगे, जो बच्चों की हाइट, साइट और मेमोरी को शार्प करेंगे। जरूर यहीं से शुरुआत करते हैं मीनाक्षी जी, सुशांत जी, कि योग से हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारी आई साइट अच्छी रहती है, मेमोरी शार्प होती है। और आज मैंने अपने साथ में ऐसे बच्चों को भी लिया हुआ है। यहाँ दिव्यांशु मेरे साथ में एक बालक है जिसने सीबीएसई के 10th के एग्जाम में 99.7% मार्क्स प्राप्त किए। माने हिंदुस्तान के जो 5-10 बच्चे मोस्ट इंटेलिजेंट थे, उनमें से एक बच्चा दिव्यांशु है। और दिव्यांशु ने अपने योग से मन को नियंत्रित रखा और योग के कठिन से कठिन आसन वो भी ये करता है, और हाइट भी बहुत अच्छी है, आईसाइट भी बहुत अच्छी है। अभी तो मैं सोच रहा हूँ आप मुझे बचपन में क्यों नहीं मिले। अगर बचपन में अगर आप मिल गए होते तो मेरे भी 76% शायद 90 से ऊपर चले गए होते और हाइट भी थोड़ी 1 आध इंच बढ़ गई होती। आप हाइट के लिए बोलेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी। अभी अगले जन्म में आपको जरूर मिलूंगा। मैं कोशिश करूंगा जब तक आप बच्चे होकर के वापस लौट करके आएंगे तब तक मैं बना रहूं। तो तब तक प्रतीक्षा करेंगे। मौर्य है जो यूके से आए हैं, चश्मा के साथ ही आए थे हमारे पास। तो ये 18 अध्याय गीता याद कर चुके हैं और अष्टाध्यायी याद कर चुके हैं जो बहुत कठिन है, 4000 जिसमें सूत्र है। ये रामाशीष है, ये भी पूरी 18 अध्याय गीता याद कर चुके हैं और 7-8 साल की इनकी उम्र है। तो ये पहले से योग कर रहे थे, थोड़े लंबे हो गए हैं। और भी मैंने बच्चे बुलाए हुए हैं
जिनका मेमोरी बहुत शार्प है, जिनकी आईसाइट बहुत अच्छी है और योग से अपना विकास कर रहे हैं, तो शुरुआत कर देते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के, और आप भी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। मीनाक्षी जी दोनों हाथ सिर के ऊपर रख लेंगे और ये 5 आसन तो सब करे बच्चे, हाइट बढ़ाने के लिए, आईसाइट के लिए, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए। ये ताड़ासन है जिसमें एड़ियां ऊपर उठ जाती हैं, पंजों पर भार होता है, हथेलियां ऊपर की ओर उठी हुई, श्वास अंदर भरा हुआ। ये ताड़ासन है। ऐसे इसको 2-3 बार तक किया जा सकता है। इससे स्वामी जी से बच्चों को फायदा होगा, लंबे श्वासों के या साथ। मीनाक्षी भी फिर अपनी दूसरा होता हाई है, हील वाली जूतियों को बाय बाय बोल सकती हैं। इनकी हाइट घटेगी नहीं, बोन्स में डिजनरेशन नहीं होगा और ये बहुत खूबसूरत रहेंगी। वैसे अभी भी बहुत स्मार्ट है मीनाक्षी, और अब तो ये अच्छी एंकर होने के साथ साथ अच्छी योगिनी भी हो गई है जी। तो पूरे देश में इनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए योग करते करते। तो ये तिर्यक ताड़ासन, ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चे जो है ये जरूर करें यह आसन। ताड़ासन एक हुआ। अब दूसरा बच्चों के लिए बहुत जरूरी आसन है सर्वांगासन, हलासन। फिर लेकर के हो जाएंगे तो सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पैर दोनों ऐसे मिला लेते हैं और यूं उठा करके घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी ऐसे मिली हुई, और श्वास सामान्य रूप से चलते हुए। इससे आईसाइट बहुत अच्छी रहती है बच्चों की, मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड बहुत अच्छे हो जाते हैं। थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे होने से हाइट बढ़ती है। तो इससे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक साथ अच्छे होते हैं। जिनके थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होगा, बैलेंस डाइट लेंगे बच्चे, बैलेंस एक्सरसाइज, ये बैलेंस योग करेंगे तो उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी। ये सर्वांग आसन बच्चों की हाइट के लिए, आईसाइट के लिए, मेमोरी के लिए, एक साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसका नाम सर्वांग आसन है, सभी अंगों को शक्ति देने वाला। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, माने बड़ी उम्र में तो अक्सर हम इसको करवाते ही नहीं, वो या तो बच्चे करते हैं, जवान करते हैं, जो पूरी तरह से निरोगी होते हैं वो करते हैं। फिर हलासन, पैर यूं उठाए और सिर के पीछे ऐसे टिका दिए, ऐसे। इसके लिए तो स्वामी जी मुझे थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। नहीं, आप कर सकती हैं मीनाक्षी, कोशिश कीजिए। उसमें बस कुछ नहीं करना है, पैर को एक बार ऊपर पुश करेंगी आप तो अपने आप आपको एक मोमेंटम मिलेगा। और आप, हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही करना है। कोशिश करने से हो जाएगा। तो ये सर्वांग आसन भी बहुत ही जबरदस्त आसन है। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक बस सवाल मैं जोड़ दूं, पैर मोड़ लेते हैं दोनों हाथों को भी कंधों के। एक सवाल बस जोड़ दूं कि जो बच्चे हैं, कि क्योंकि कहा जाता है कि एक उम्र तक ही हाइट बढ़ती कह रहे थे, तो कितने उम्र तक के बच्चे जो हैं अगर वो ये करेंगे तो उनकी हाइट में फायदा हो सकता है, और कितना फायदा हो सकता है? 18 साल की उम्र तक होगा ये हाइट का विकास। ये जो चक्रासन है ये बच्चे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जैसे दिव्यांशु कर रहे हैं और छोटे बच्चे कर रहे हैं। खड़े होकर के करो, बच्चे ऐसे खड़े खड़े भी कर लेते हैं, इतना नियंत्रण होता है बच्चों में। मीनाक्षी जी आप कोशिश मत करना, ये बच्चे ऐसे कर पाएंगे। बच्चे तो आगे देखिए मीनाक्षी जी ने भी कर लिया है। स्वामी जी, तो आपके 10 दिन की जो शिक्षा है उसका असर हो गया मीनाक्षी ने कर लिया। तो 18 साल तक सुशांत की हाइट बढ़ेगी। एक बैठ करके करने वाला आसन है पश्चिमोत्तानासन। ऐसे हाथ ऐसे लेकर के आए और आगे झुक गए, माथा घुटनों से ऐसे लगा दिया। तो बड़ी उम्र में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन छोटी उम्र में तो
सभी इसको कर सकते हैं। तो ये 5 आसन सब बच्चों को अवश्य करने चाहिए। ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन। और एक आसन बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। बड़े भी करेंगे तो उनकी भी एकाग्रता बढ़ेगी। दायां पैर सीधा, बायां पैर ऐसे उठाया, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर। नहीं तो बच्चे बड़े उद्दंड हो गए हैं। तो जिन बच्चों का मन अशांत रहता है, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं, वैसे लगता है मीनाक्षी जी तो अपने आप को अपने काम में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो ये वृक्षासन भी अच्छा कर लेंगे। हाँ, कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। पाँव थोड़ा स्लिप होता है। अभी बस थोड़ा इतना है कि ऐसा लग रहा है इस वृक्ष को किसी ने टेढ़ा लगा दिया भी कर लें। बाकी सब कुछ ठीक है, वृक्ष थोड़ा टेढ़ा बढ़ा है ऐसा लग रहा है। तो नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो ऐसे ही मजाक बना रहे हैं उनकी। आप जब करेंगे तब पता लगेगा आप में कितना दम है। देखिए, शिष्य का साथ गुरु ही देता आप है। भी योग करते हैं, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन वाकई में इसमें बैलेंस सुशांत भी बड़े शांत बच्चे हैं जी। तो ये बच्चे जरूर करें, कम से कम 5-6 आसन। और बच्चे सूर्य नमस्कार भी आसानी से कर लेते हैं, तो सूर्य नमस्कार भी बच्चों को जरूर करना चाहिए। और आईसाइट को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। ये मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल का सीधा कनेक्शन राइट ब्रेन से होता है और राइट नोस्ट्रिल का लेफ्ट से। तो ये बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी और बहुत जबरदस्त है ये। तो बच्चों को ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए 5 मिनट, उनकी मेमोरी के लिए, उनकी हाइट के लिए, उनकी आईसाइट के लिए। अच्छा स्वामी जी, लेकिन इसमें एक चीज बस मैं जोड़ूं कि बच्चों को अगर आप देखिए, जब मोबाइल में कंसंट्रेट करना है तो कंसंट्रेशन 100% है, पढ़ाई में करना है तो घट के 55% पे आ जाता है। जब मोबाइल में एप्स और गेम्स ढूंढने हैं तो मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब किताब में पढ़कर याद करना है तो वो मेमोरी नीचे चली जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसके इलाज मैंने इसलिए कहा इसका इलाज योग ही है। तो जब योग करेंगे तो अपने आप वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है और उनकी अपने आप से इतनी कनेक्टिविटी हो जाती है। और मैंने लाइव एग्जांपल आपको देकर के बताया कि जो बच्चे मेरे साथ हैं, जैसे मुझे कल ये कहा कि कुछ बच्चों को आप एग्जांपल के तौर पर लेकर के आइए, तो ये बच्चे माने खेलने भी नंबर 1, फिटनेस में नंबर 1, पढ़ाई करने में नंबर 1, योग करने में भी नंबर 1। माने योग से अपने आप फ्रीक्वेंसी डिवाइन मोड पर सेट हो जाती है, तो फिर ये इधर उधर मन भटकेगा ही नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा सुबह सुबह बच्चों को योग करा दे, उनकी लाइफ अपने आप राइट डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल भी आपसे लूंगा और मैं चाहूंगा कि आज आप बच्चों के लिए यह भी बताएं कि स्वामी रामदेव जब बच्चे थे तो उनकी दिनचर्या क्या होती थी, वो क्या शैतानियां करते थे, क्या क्या करते थे ऐसा कि लोगों की नाक में दम हो जाए, ये भी थोड़ा बताइएगा। एक पहले सवाल लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। आज हितेश राणा ने एक सवाल भेजा है, वो पूछ रहे हैं कि बच्चों में मिर्गी की समस्या को कैसे दूर करें। बच्चों में एपिलेप्सी ये काफी रहती है और फिर यदि एपिलेप्सी की दवाई देते हैं तो उनकी मेमोरी डाउन हो जाती है, बच्चे डल हो जाते हैं और लंबे समय तक एपिलेप्सी की दवाई देने के बाद तो उनके बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ये 3 प्राणायाम करें। उनको शीर्षासन और सर्वांगासन ना कराएं उन बच्चों को। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायामों के साथ साथ उसको मेधावटी 1-1 गोली सुबह शाम खिला दें और अंगूठे को दोनों तरफ से दबा दें। यहाँ अंगूठे में पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड का पॉइंट है, राइट लेफ्ट और बीच में ब्रेन का पॉइंट। तो पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और ब्रेन ये शार्प हो जाते हैं। वैसे कुछ बच्चे अंगूठा चूसते भी है,
वो एक अलग बात है कि उससे भी उनका मस्तिष्क तेज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अंगूठे चूसते रहे, लेकिन ये एक्यूप्रेशर का मैं पॉइंट बता रहा था। ऐसे अंगूठा दबाने से पीट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन्स हेल्दी होते हैं, और यहाँ दबाने से थायराइड, पैराथायराइड और गले की समस्या दूर होती है। पहली दूसरी अंगुली के नीचे दबाने से यहाँ से आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो जिन बच्चों को एपिलेप्सी हो वो अनुलोम विलोम भ्राम उद्गीत प्राणायाम करें, मेधावटी लें और ये पॉइंट दबाएं, तो मैंने देखा है एपिलेप्सी की प्रॉब्लम 99% बच्चों की दूर हो जाती है। मीनाक्षी, आपको आपकी भी एक छोटी बच्ची है, मुझे लग रहा है अब तो आप खुद ही उसको घर में ट्रेन कर सकती हैं और बहुत बेहतर उसका ख्याल रख सकती हैं। आपको लग रहा है इन चीजों का फायदा होने वाला है एक माँ को भी? बिल्कुल, मैं तो फायदा बीते 10 दिन में ही महसूस करने लगी हूँ। मेरे साथ साथ जो और इंडिया टीवी देखते हुए स्वामी जी के साथ योग सीख रहे हैं वो भी इसका फायदा महसूस कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की बच्चे की, तो जब मैं घर पे योग करती हूँ तो हालांकि अभी वो बहुत छोटी है, 2 साल की है, अभी उसकी इतनी समझ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है जो योग आसन बहुत ही आसान है, जो योग अभ्यास में करती हूँ उसके साथ साथ वो हंसते खेलते वो सीखने की कोशिश कर रही है। तो इतनी ट्रेनिंग तो हो रही है कि बच्चा कम से कम कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। चलिए, और मीनाक्षी की जो बेटी है, स्वामी जी आपको भी बताऊं, बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत जल्दी सीखती है, ये उसकी खासियत है। तो मुझे लगता है इन योग के बाद जो है एक और शिष्य आपको मिलने वाली है। मेरे अगले जन्म में आकर सीखने से पहले वो आपके पास सीखने जरूर आएगी। अगला सवाल बाबा लाल सिंह पूछ रहे हैं। कई पीढ़ियां मुझसे जुड़ गई है, माता पिता बच्चे। सही बात है। बाबा लाल सिंह पूछ रहे हैं कि इनका बेटा 7 साल का है और वो पिछले 1 साल से हकला रहा है, इस बीमारी को कैसे दूर करें? स्टैमरिंग बोलते हैं हकलाने को, तुतलाने को। इसके लिए कपालभाति प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी करना पड़ेगा। तो ये 3 प्राणायाम जरूरी होंगे, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सर्वांग आसन और एक सिंहासन कराते हैं ऐसे, जीवा बाहर निकाल करके शेर की तरह से धाड़ते हैं। तो 5-7 बार इस सिंहासन करें और गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर करके रोक के रखने। तुतलाना हकलाना बच्चों का दूर हो जाता है, ये मैंने बहुत बच्चों पर अनुभव किया है। और त्रिकुटा चूर्ण 20 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, उसमें 10 ग्राम गोदंती मिलाकर के शहद से सुबह शाम चटवा दें, तो ये इसका रामबाण इलाज है। उज्जाई प्राणायाम के लिए गले को टाइट करके साउंड के साथ श्वास को अंदर भरते हैं, अंदर भर करके रोक करके रखते हैं और फिर यथाशक्ति रोक के दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। तो ये उज्जाई प्राणायाम बहुत जबरदस्त है। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो सब जानते हैं। तो कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सर्वांग आसन और सिंहासन, ये 5 तो योग के उपचार, और बहेड़ा, त्रिकुटा और गोदंती जो चाटने के लिए बोला था उसको करें। और ये थायराइड का गले का एक पॉइंट भी दबाएं, तो बच्चों की ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, तुतलाने हकलाने की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मुझे लगता है इससे भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई हकलाता है, तुतलाता है, तो उसका मजाक मत बनाइए, उसका हौसला बढ़ाइए और जो स्वामी जी आसन बता रहे वो कीजिए, इससे जरूर फायदा होगा। एक और बीमारी है स्वामी जी, वर्टिगो, इसके बारे में थोड़ा अगर आप दर्शकों को बता सकें और इसका इलाज कैसे हो सकता है ये भी बता सकें। वर्टिगो के 3-4 बड़े कारण होते हैं। एक तो सबसे पहला कारण होता है गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी के ऊपरले हिस्से में जब एनर्जी का, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तब वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। किसी को ब्लड प्रेशर हाई होने से भी वर्टिगो हो जाता है। किसी को जो है स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने से वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं हुआ, लेकिन कोई यहाँ की नसें ब्लॉक हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी से ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनके ब्लॉक होने से ये वर्टिगो की प्रॉब्लम आती। किसी भी कारण से वर्टिगो की प्रॉब्लम आई हो, उसके लिए 5-7 अभ्यास तो ये है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, ऐसे हाथों को गोल गोल घुमाते हैं 10-20 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और ऐसे करने के बाद फिर
दूसरा अभ्यास ये होता है इस तरह से, इस प्रकार से ये अभ्यास किया, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लिया और इस तरह से किया। दोनों तरफ ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं तो इससे हाथ एकदम हल्के हो जाते हैं, गर्दन कंधे हल्के हो जाते हैं, वर्टिगो की समस्या दूर होती है। ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन के लिए भी जरूरी है। सिर को पीछे से ऐसे दबाते हैं, श्वास अंदर भर के, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के, और एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं। ऐसे दाएं बाएं और से भी करते हैं। और दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रख करके कंधों को गोल गोल ऐसे घुमा लेते हैं और गर्दन को दाईं ओर ऐसे झुकाने से, बाईं ओर ऐसे झुकाने से, पीछे की ओर ऐसे झुकाने से, दाईं ओर ऐसे गर्दन को घुमा के ऐसे देखते दाहिनी ओर, और बाईं ओर ऐसे गर्दन को घुमा करके देखते। इससे सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, वर्टिगो दोनों ही दूर होते हैं। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है उनको जितना संभव हो पाए उतना धीरे धीरे उष्ट्रासन, लेकिन ऐसे करके नहीं करना उनको। उष्ट्रासन करने का ही तो ये तरीका है कि ऐसे करते हैं, ऐसे ना करें वो खाली ऐसे बैठ करके और ऐसे जितना हो सके उतना उठे, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो पीछे गिरने की संभावना होगी। बाकी फिर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन, जो हमने रीढ़ की हड्डी के अभ्यास बताए वो करेंगे तो वर्टिगो की प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो चंद्र प्रभावटी, त्रिदोषांग, गूगल और मेधावटी साथ में ले लेते हैं तो पूरी तरह से। अच्छा, लेकिन स्वामी जी इसमें बस छोटा सा ये भी जोड़ दीजिए कि ये वर्टिगो की समस्या जो है अगर आ ही ना, इसको टालने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब इसको समस्या को आ ही ना, इसको रोकने का तरीका क्या है? तो योग दोनों काम करता है कि रोगी को निरोगी बनाना और जो निरोगी है उसको रोगी होने से बचाना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन भी है योग, सेकेंडरी प्रिवेंशन भी योग, कंट्रोल भी है योग, क्योर भी है योग, रिहेबिलिटेशन पैलिएशन भी है योग। माने एक योग में कई प्रकार के लाभ अंतर्निहित है। तो इसलिए योग एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, उसके लिए एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन पद्धति है। रोगी के लिए चिकित्सा पद्धति है। वह एक बालक करेगा उसके लिए उसके सर्वांगीण विकास का साधन है, उसके लिए ज्ञान है, विद्या है योग। और जो योग भगवान के लिए कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्म विद्या है योग। यानी हम ये कह सकते हैं स्वामी जी, ये एक बड़ी कि ऐसा नहीं है कि जिनको वर्टिगो हो गया है वही सिर्फ ये आसन करें। जिनको वर्टिगो से बचना है वो भी ये आसन जो है वो दिन में कर सकते हैं ताकि वर्टिगो आप तक पहुंचे नहीं। एक सवाल ऋषभ भी पूछ रहे हैं, ऋषभ जैन, वो पूछ रहे हैं कि वर्टिगो की समस्या है तो उन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जिनको भी वर्टिगो की समस्या है उनको किसी भी प्रकार से, एक तो ठंडे पदार्थ, ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, और साथ में खट्टे पदार्थ, दही, छाछ, ये भी नहीं लेना चाहिए। और किसी भी प्रकार के, चाहे वो आंवले की खटाई है, चाहे नींबू की खटाई है, थोड़े दिन कोई भी खट्टी चीजें और अचार ये बंद कर दें। जंक फूड, फास्ट फूड तो आजकल वैसे पूरे देश का ही बंद है। तो इस तरह से ठंडी और खट्टी चीजें थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। डाइट में दूध ले, दूध में हल्दी, शिलाजीत ने, और प्रोटीन डाइट के लिए आप सोयाबीन और दालें इनका इस्तेमाल करें। किसी को दही खाए बिना रहा ही नहीं जाता, ऐसे किसी लोगों का आदत, उनकी नेचर, स्वभाव होता है, तो वो सुबह जैसे दही जमाए तो दोपहर को ले सकते हैं। 3-4 घंटे में दही खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा दही दर्द को बढ़ा देगा, वर्टिगो को बढ़ा देगा। एक सवाल भवानी शंकर जी पूछ रहे हैं, इनकी गर्दन में काफी अकड़न रहती है और सिर में भी अकड़न महसूस होती है, इसका इलाज क्या है? तो ये जो अभी हमने बताए सभी अभ्यास, ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, गर्दन की अकड़न
उन सबको दूर करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करें, उष्ट्रासन करें, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, ये सब आसन करेंगे। और दूध में हल्दी ले लेंगे, थोड़ा शिलाजीत ले लेंगे, या अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल साथ में ले लेंगे, या घर में अपने हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लेंगे और उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी मिला सकते हैं। 100 ग्राम हल्दी मेथी सौंठ और उसके अंदर 20-25 ग्राम अजवाइन भी साथ में मिला ले तो ये सारी अकड़न शरीर की और जोड़ों के दर्द पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। एलोवेरा और गिलोय ये भी वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक हैं, इसलिए एलोवेरा और गिलोय का जूस पीने से भी, और यदि कहीं हार श्रृंगार पारिजात या निर्गुंडी होता उसका भी रस साथ में मिला करके पी ले तो सभी प्रकार के दर्दों से, गर्दन का अकड़न हो, कमर की अकड़न हो, घुटने का दर्द हो, ज्वाइंट पेन हो, उसके लिए एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी या पारिजात हर श्रृंगार का रस ये जबरदस्त लाभ करता है सुशांत जी। अच्छा, एक चीज और, अभी हम सीनियर सिटीजन्स की भी बात करेंगे, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए उनको मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर पहले आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे थे। छोटे में थोड़ा बताइए, आपका बचपन कैसा था? स्वामी रामदेव कितने शैतान थे, कितने नटखट थे और क्या करते थे बचपन में? सुशांत जी, शैतानियां करने का ना तो ऐसा स्वभाव था, और मैं अपनी कोई बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको जो मैंने जिया है जीवन उतना ही बता रहा हूं कि करीब 7 साल की उम्र में ही मैंने कुछ लोगों को गांव में योग करते हुए देखा। कुछ सन्यासी आते थे, 115 वर्ष के एक स्वामी भीष्म जी आते थे, कुछ आर्य समाज के लोग आते थे प्रचार के लिए, तो उनको देखता था तो वो योग करते थे। फिर एक स्वामी सत्यानंद जी, उनके पास बड़ी पुस्तकें थी, तो किताब लेकर के मैंने आसन देखे और करीब फिर 8-9 साल की उम्र से मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बचपन से स्वामी जी आप योगी हो गए थे? जो 8-9 साल की उम्र से योग किया और आज तक एक दिन भी छोड़ा नहीं है। तो मैं पिछले 42 साल से कंटिन्यू योग कर रहा हूं। सुबह दौड़ लगाता था, शरीर बहुत कमजोर था, मेरा पेट बढ़ा हुआ था, खड़ा होता था तो दोनों पैर मिला करते थे, तो मैंने गरुड़ासन करके, पवन और ये पद्मासन करके, बटरफ्लाई करके अपने पैरों को भी अच्छा किया। लेफ्ट साइड में पैरालिसिस था उसको भी अच्छा किया। और एक बात एक खास बताना चाहता हूं कि योग करते करते मैं, क्योंकि किसान परिवार में पैदा हुआ, माता पिता का खेती में भी सहयोग करता था और पढ़ाई में भी नंबर 1 होता था। सेकेंड हैंड बुक लेकर के मैंने पढ़ाई की, लेकिन क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन रहती थी। मैं हमेशा क्लास को लीड करता था, उससे मुझे ज्यादा पता नहीं था कि प्रांत में या देश में भी नंबर 1 हुआ जाता है, लेकिन जहां पर भी रहा नंबर 1 रहा। तो योग के बल पर ये भी एक अपने भीतर देखिए, ये बचपन से आपने साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी समस्या को पार किया जा सकता है, मुश्किल को जो है वो खत्म किया जा सकता है। स्वामी जी, आपके साथ ऐसा तो नहीं था कि टीचर कहता था बाहर जाकर मुर्गा बनो, तो आप ये कहते थे कि मैं शीर्षासन ही कर लेता हूं, बाहर जाकर एक स्टेप और सजा ले लेता हूं? तो ऐसे मुर्गे बनने वाले लेकिन सुशांत, कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत है स्वामी जी। लेकिन बचपन मेरे साथ में कुछ विद्यार्थी रहते थे, तो वो जो हम लोगों को, जी बताइए, जो है हमको ये, जैसे आजकल बच्चे कुर्सियों पर बैठ करके, क्या बोलते हैं, टेबल्स पर बैठ करके पढ़ते हैं, वैसे हमारे पास में कुछ होता नहीं था। तो हमारे यहाँ टाट पट्टी होती थी, और टाट पट्टी भी स्कूल में हमारे तो थी नहीं, तो हम अपने घर से ही जो गेहूं भरते हैं जिस बोरी में, वो बोरी लेकर के आते थे। तो हमारे टीचर पढ़ाते पढ़ाते सो जाया करते, तो उस बोरी में से ऐसे धागे निकाल करके और उसको ऐसे सुतली सी बना करके अध्यापक के नाक में बच्चे दे दिया करते और बड़े जोर से हंसा करते। तो टीचर की आंख खुलती तो बताते नहीं थे कि किसने सुतली नाक में पोई है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में एक सवाल जो लोगों के मन में है, और ये तो रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि च्यवनप्राश की बिक्री भी बहुत बढ़ गई है और खास तौर पर बुजुर्ग जो हैं वो बहुत च्यवनप्राश खा रहे हैं। तो च्यवनप्राश से क्या शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, क्या बताएंगे आप? देखिए, च्यवनप्राश यदि सच में अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, आजकल जो है चीजों का बाजारीकरण इतना ज्यादा हो गया है, तो लोग विज्ञापन में बहुत पैसे खर्च कर देते हैं
और उसकी जो दवाइयां हैं जो जिनसे बनना चाहिए, ऐसे कहते हैं कि च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाया, इसलिए च्यवनप्राश का मतलब है च्यवन ऋषि से च्यवनप्राश बना है। तो उन्होंने बुढ़ापे में अष्टवर्ग से युक्त अनेक औषधियों से युक्त च्यवनप्राश खाया, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियां हैं, और वो बूढ़े से जवान हो गए। तो यदि च्यवनप्राश खराब क्वालिटी का बना हुआ हो तो जवान खाए तो बूढ़ा हो जाए, उसको कोरोना हो जाए। इसलिए अच्छी क्वालिटी का यदि च्यवनप्राश है उसको खाएं, दूध में हल्दी मिला करके पिएं, उसमें अश्वगंधा का पाउडर ले लें, अश्वगंधा के कैप्सूल ले लें, उसके अंदर शिलाजीत मिला करके पिएं। तो ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, निश्चित बात है। तो च्यवनप्राश इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तत्व है आयुर्वेद का। देखिए, अभी हमने कार्यक्रम में बच्चों की बात की स्वामी जी, अब उस अवस्था की बात करते हैं जिसमें आप जाने को तैयार नहीं और मुझे लगता नहीं कि आप जाएंगे, यानी